आज अपने हित में जो इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री चल रही है उसके अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वो करेंगे राजस्थान एकीकरण। राजस्थान एकीकरण का मतलब ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो राजस्थान में बहुत सी रियासतें यानी जो रियासतें थी 19 वो अलग अलग थी और अलग अलग रियासतों में अपना अपना अलग अलग स्वायत्त शासन था। अब उन सभी रियासतों को एक करने में जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, जो चरण अपनाए गए, उन सभी चरणों का अपने यहाँ पर चरणों की अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो जब रियासतें थी यानी जब एकीकरण हुआ, एकीकरण के समय राजस्थान में एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासत और सभी रियासतों में अपना स्वायत्त शासन था और तीन ठिकानों का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि एक की पूरी रियासत है। ठीक है, इस रियासत को अलग अलग ठिकानों में बांट दिया जाता था और ठिकानेदार यहाँ पर भूमि जो थी या जो भी राजस्व कर लिया जाता था या जो भी था राजस्व संबंधित कार्य वो सारे ठिकानेदार संभालते थे। तो उस समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा, जो हम राजस्थान के जनपद और राजस्थान की रियासतों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब जब ये राजस्थान का एकीकरण किया गया तो उसमें जो समय लगा, राजस्थान के एकीकरण में जो समय लगा वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और टोटल दिनों की बात आए तो 3144 दिन लगे थे टोटल राजस्थान के एकीकरण करने में। जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में किया गया था। 7 चरणों में किया गया था अलग अलग। ठीक है, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश और जो अजमेर मेरवाड़ा था, इनको एक करने में टोटल जो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और दिनों में अगर अपने बात करें तो 3144 दिन लगे थे एकीकरण करने में और वो कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। ठीक है, अब जब ये एकीकरण किया गया, इस एकीकरण के लिए अपने को एक रियासती कार्यालय या रियासती सचिवालय के बारे में चर्चा करनी है। एकीकरण का जो मेन काम था वो रियासती सचिवालय का था। जो रियासती सचिवालय है यानी रियासती सचिवालय, इसके बारे में अपना चर्चा करते हैं। रियासती सचिवालय जो था उसकी स्थापना 5 जुलाई, इसकी जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और जो सचिव हैं वो है V.P. मेनन, ये इसके सचिव थे। ठीक है, रियासती कार्य सचिवालय के सचिव थे। अब हुआ क्या, जब अंग्रेज सरकार ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया था। अंग्रेज सरकार ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी थी।
स्वतंत्रता दे दी थी। अब जब स्वतंत्रता दी तो मैंने आपको बताया कि एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी और सभी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, यानी अपना अपना स्वायत्त शासन चाहती थी। ठीक है। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अंग्रेज सरकार ने एक काम किया, उन्होंने एक नियम बनाया, भारत अधिनियम 1947। इसकी एक धारा बनाई, 8वीं धारा, 8वीं धारा, और इस धारा में लिख दिया गया कि प्रत्येक रियासत को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। अब इस आत्मनिर्णय का अधिकार के अंतर्गत क्या हुआ कि जो रियासतें थी उन्होंने एक काम तो ये किया कि स्वतंत्र रहने की घोषणा की, स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी, या किसी अन्य राज्य में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। ठीक है, अन्य राज्य में भी सम्मिलित होने की घोषणा कर दी थी आत्मनिर्णय के अधिकार में। अब किस किस रियासत ने काम किया, तो वो थी अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और जोधपुर। इन 4 रियासतों ने क्या काम किया, इन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अब समस्या रियासती कार्यालय की होगी कि जैसे ही इन्होंने घोषणा की तो दूसरी जो रियासतें थी उन्होंने भी ये चाहा कि हम भी स्वतंत्र रहें और स्वायत्त शासन करें। तब रियासती कार्यालय क्या किया, या रियासती जो सचिवालय था उसने क्या किया, एक जो अधिनियम 1947 की 8वीं धारा थी उसमें 2 परिवर्तन करवाए, 2 संशोधन करवाए। रियासती कार्य सचिवालय जो था उसने पहला संशोधन ये करवाया कि स्वतंत्र वह रियासत रह सकती है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है। एक शर्त तो ये डाल दी उन्होंने। दूसरी ये कह दी कि जो रियासत स्वतंत्र होना चाहती है उसकी जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ठीक है। अब ये 2 रियासती सचिवालय ने क्या किया, परिवर्तन कर दिए थे। अब परिवर्तन करने के बाद में 4 ऐसी रियासतें थी जो इन शर्तों को पूरा करती थी। कौन कौन सी शर्त थी वो? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने क्या किया, जो क्या है कि इन 2 शर्तों को पूरा करती थी, यानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही स्वतंत्र हो सकती थी। बाकी के पास यदि वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए थी तो उसकी आबादी क्या नहीं थी, 10 लाख से अधिक नहीं थी, और यदि आबादी 10 लाख से अधिक थी तो उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए नहीं थी। अब धीरे धीरे इनके संघ बनने लगे, धीरे धीरे इनके एकीकरण की प्रक्रिया चालू हुई। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब ये एकीकरण हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये था एटली। ठीक है ना। अब याद रखने का तरीका वैसे तो बहुत है
एक तरीका ये है कि ए से इटली और ए से एकीकरण, ठीक है। उसके बाद में वायसराय, वायसराय। अब देखो वायसराय जो था, वायसराय कौन था अपने, इसमें पता लगाने के लिए, ये आपने याद रखने के लिए सीधी सी ट्रिक ये है कि अपना जो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसी वायसराय के समय अपना भारत आजाद हुआ और फिर ये राजस्थान का एकीकरण शुरुआत हुई थी, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। तो अंतिम हमारा जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस समय जो एकीकरण प्रारंभ हुआ उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये दो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं तो इम्पोर्टेंट है ये भी। ये था अपना परिचय राजस्थान के एकीकरण का। अब राजस्थान के एकीकरण करने में चरण प्रारंभ होंगे, यानी चरणबद्ध उसको अलग अलग चरणों के द्वारा उसको एक किया गया था। अब वो चरण क्या थे, किस चरण में कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई, वो अपने देखते हैं। अब जो है वो है चरण प्रथम, प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण आपको विदित है कि अलवर और भरतपुर ने, अलवर और भरतपुर, ये दो रियासतों ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी, स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। लेकिन रियासती सचिवालय ने जब दो शर्तें लगाई तो वो ये दोनों रियासतें हैं वो उन शर्तों के अंतर्गत नहीं थी, या उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकती थी। अब क्या हुआ कि अलवर, एक भरतपुर, एक करौली और एक करौली और एक अपना था धौलपुर। ये जो चार रियासतें हैं इन्होंने अपना एक संघ बनाया। अब समस्या ये आई कि इस संघ का नाम रखा क्या जाए। तो एक व्यक्ति थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। आप राजस्थान के दक्षिण में जब इन चारों जिलों को देखोगे तो उस स्थान पर पुराने टाइम में या पुराने समय में एक महाजनपद हुआ करता था, महाजनपद, जो अपने महाजनपद में पढ़ चुके हैं। और उस महाजनपद का नाम था मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने एक नाम सुझाया कि ये जो चार डिस्ट्रिक्ट हैं, इन चारों डिस्ट्रिक्टों का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में एक महाजनपद था और उसका नाम था मत्स्य प्रदेश। क्यों ना इस संघ का नाम भी, संघ का नाम क्या रख दिया गया, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। और जिसमें सम्मिलित थी ये चार रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। ये तो हो गया ये बात। अब क्या है कि दो रियासतें, इनमें से दो रियासतें कौन कौन सी, भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों बिगड़ गई कि नहीं जी हम तो राजस्थान में सम्मिलित नहीं होंगे। कौन कौन सी रियासतें, भरतपुर और धौलपुर, दोनों ही रियासतें जाट रियासतें हैं, यानी जाटों का यहाँ पे निवास स्थान है और उस समय भी जाटों का निवास स्थान था। और ये दोनों अड़ गई कि हम राजस्थान में सम्मिलित नहीं होंगे। हम किस में सम्मिलित होंगे, उत्तर प्रदेश में, हम सम्मिलित होंगे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर फिर समस्या पैदा हो गई रियासती सचिवालय की। अब रियासती सचिवालय ने क्या किया, यहाँ पे जनमत करवाया और जनमत करवाने के लिए एक आयोग का निर्माण किया, या आयोग का गठन किया। आयोग था शंकर देव राय आयोग, शंकर देव राय आयोग, ठीक है।
अब ये जो शंकर देव राय आयोग था, इसने क्या किया कि शंकर देव राय आयोग ने क्या किया, भाषाई आधार पर जनमत करवाया। भाषाई आधार पर जनमत करवाया। अब इस जनमत में जनता ने जो जनमत किया और उन्होंने जो इच्छा प्रकट की, हम किस में सम्मिलित होंगे, राजस्थान में हम सारे सम्मिलित होंगे। अतः इस संघ में जो ये दो रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर, इन जाट रियासतों को किस में सम्मिलित कर दिया गया, राजस्थान में। तो पहला जो संघ बना वो था मत्स्य संघ। अब बात करते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री कौन था, ये कब बना, इस बारे में अपने बात करते हैं। प्रथम चरण में जब मत्स्य संघ बना, कौन सा संघ बना, मत्स्य संघ बना, ये बना था 18 मार्च 1948 को। ये संघ कब निर्माण हुआ इसका, 18 मार्च 1948 को। अब इसकी राजधानी अगर पूछी जाए, राजधानी यदि पूछी जाए तो इसकी राजधानी थी अलवर। अब अगर अपने इसकी बात करें कि जो राज प्रमुख है, वो कौन थे, तो राज प्रमुख किसके थे, उदयभान सिंह। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, धौलपुर के। इसमें एक और पद था, उपराज प्रमुख, वो थे गणेश पाल यादव। यादव थे तो वो करौली से थे यादव। इसके बाद में जो पद आता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री इस समय थे शोभाराम कुमावत। ठीक है, शोभाराम कुमावत जो थे वो प्रधानमंत्री थे। ये अलवर से थे, अलवर के रहने वाले थे। ठीक है, अब इसका जो उद्घाटन है, इस संघ का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ था, लोहागढ़ भरतपुर में हुआ था। और लोहागढ़ भरतपुर में होने के कारण, क्योंकि इसकी राजधानी अलवर बना दी गई थी, तो इसका उद्घाटन किया था लोहागढ़ भरतपुर। और इसके जो उद्घाटन करता वो थे नारायण हरि विष्णु गाडगिल। ये थे इसके उद्घाटनकर्ता, NV गाडगिल। ठीक है, ये इसके उद्घाटनकर्ता थे। अब ये जो है, इसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। राजधानी अलवर थी, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ निर्मित हुआ था, यह स्थापित हुआ था। राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख गणेश पाल यादव। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या है, राज प्रमुख तो याद कर लेते हैं लेकिन उपराज प्रमुख नहीं याद करते, इसलिए ये चीज ध्यान में रखने वाली है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, अलवर से। उद्घाटन कहाँ हुआ था, लोहागढ़ में, और उद्घाटन किया था NV गाडगिल में। ठीक है, अब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, अब इस हत्या को करने वाले थे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या की थी। जब ये हत्या हुई, इसकी जांच हुई, तो अलवर के महारावल
अलवर के महारावल कौन थे? तेज सिंह और दीवान या वित्त मंत्री अलवर के दीवान NV खरे, इन दोनों का नाम भी इस हत्या के साथ जुड़ गया था। ठीक है, ये दोनों की हत्या जुड़ने के कारण भारत सरकार ने 1 फरवरी 1948 को अलवर का जो प्रशासन था, अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया 1 फरवरी 1948 को कर लिया था। तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान की किस रियासत के कौन से महारावल का नाम महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा है? तो वो है अलवर के महारावल तेज सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब धीरे धीरे जब इस संगठन का निर्माण हो गया तो इसमें एक कृषि विभाग, एक घोषणा की गई विभाग की, कृषि विभाग की घोषणा की गई। और एक कृषि विभाग की घोषणा की गई थी भरतपुर के लिए। कृषि विभाग कहाँ के लिए बना था? भरतपुर के लिए। तो ये था अपना प्रथम चरण। अब अपन बात करेंगे द्वितीय चरण की। बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण थोड़ा सा कठिन पड़ता है। ठीक है, तो द्वितीय चरण में जो हमारा संघ बना, वो संघ था पूर्व राजस्थान। अब इसमें जो रियासतें सम्मिलित हुई, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है एकीकरण की, सबसे बड़ी चुनौती है, ये याद नहीं रहती। इसमें रियासतें थी 9, टोटल रियासतें कितनी थी? 9। तो यहाँ पर 9 रियासतों का अपने एकीकरण करेंगे। अब ये कैसे याद रखनी है? देखिए, सबसे पहले अपने लिखेंगे कोटा, बूंदी और झालावाड़। इन तीनों को क्या कहते हैं? हाड़ौती। तो ये जो तीनों थी लगभग पास में है, यानी दक्षिण भाग में है, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये 3 रियासतें थी अपनी द्वितीय चरण में। और नेक्स्ट जो 3 है, यानी 3 के जोड़े में अपने इसको याद करेंगे। नेक्स्ट 3 थी अपनी जो है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, और एक था अपना प्रतापगढ़। इसको कहते हैं बागड़ का इलाका, ठीक है। एक हाड़ौती और एक बागड़, ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तीनों भी क्या हैं? दक्षिण में पास हैं, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 है वो है शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। अब जो शाहपुरा है वो भीलवाड़ा में पड़ता है, किशनगढ़ अजमेर में है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। उस समय ये रियासतें थी और शाहपुरा जो सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करेंगे अपने रियासतों को। इसमें 9 रियासत हैं। पहले कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बागड़ क्षेत्र, और उसके बाद में शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, उसके बाद में किशनगढ़ अजमेर में है, और फिर टोंक। यानी ये जो एरिया है ये भी पास में ही पड़ता है। तो ये थी अपने इसमें रियासतें, 9 रियासतें जिनका एकीकरण किया गया था। ठीक है, अब जब इनका एकीकरण किया गया तो इसमें एक बांसवाड़ा है, इसमें एक ठिकाना था। ठीक है, ठिकाना था इसमें कुशलगढ़। ठीक है, इसी प्रकार
जो अपने पहले करके आई हैं मत्स्य संघ, उसमें ठिकाना था नीमराणा, और वो था अलवर में। पहला ठिकाना प्रथम चरण में नीमराणा अलवर में था, दूसरा ठिकाना कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर था। तो इस रियासत में बांसवाड़ा में जो कुशलगढ़ है उसको ठिकाना बनाया गया था, उसको भी सम्मिलित इसमें किया गया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो मत्स्य संघ बना उसमें कौन सा ठिकाना सम्मिलित किया गया, या जो पूर्व राजस्थान बना उसमें कौन सा ठिकाना सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। या आते हैं कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये जो रियासतें हैं इनमें से कौन सी रियासत सम्मिलित थी या नहीं थी। तो इसमें याद रखने का इस सबसे सरल तरीका है कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बागड़ के, सापरा, किशनगढ़, टोंक, ये अपने को 9 रियासतें इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं इसमें कौन सी राजधानी थी और कौन सी इसमें वो प्रधानमंत्री वगैरह, राज प्रमुख वगैरह कौन से थे, वो अपने इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी दिनांक, इसकी जो दिनांक है, इसकी जो दिनांक है वो है 25 मार्च 1948, यानी पूर्व राजस्थान का जो निर्माण हुआ वो था 25 मार्च 1948। ठीक है। अब इसकी जो राजधानी है, राजधानी जो है वो थी कोटा। ठीक है, कोटा। अब जो कोटा राजधानी है तो इसका राज प्रमुख भी कोटा से ही होगा, राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख कौन थे इसके, भीम सिंह, भीम सिंह। ठीक है, ये कहां से थे, कोटा से थे। ठीक है। अब इसमें जो उपराज प्रमुख है, उपराज प्रमुख, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, उपराज प्रमुख। ठीक है, उपराज प्रमुख जो थे वो थे बहादुर सिंह, बहादुर सिंह बूंदी से, ये थे बूंदी से। अब बात करें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री इस समय थे गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, इसमें प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। इसके बाद जो अपने बात करें उद्घाटन की, उद्घाटन इसका हुआ था कोटा में। ठीक है, उद्घाटन इसका कोटा में हुआ था, हाड़ौती प्रदेश के अंदर। और उद्घाटनकर्ता जो थे, उद्घाटनकर्ता, इसके उद्घाटनकर्ता थे NV गाडगिल, ये इसके उद्घाटन करता थे। ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर डूंगरपुर, इसके अंदर डूंगरपुर एक ऐसी रियासत थी जिसने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, लेकिन रियासती सचिवालय की शर्तों के अनुसार ये स्वतंत्र नहीं हो सकी। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो इसकी आबादी 10 लाख से ऊपर थी, ना इसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ऊपर थी। ठीक है। अब बांसवाड़ा का एक शासक था, बांसवाड़ा का एक शासक था चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। ठीक है, चंद्रवीर सिंह राजस्थान में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, लेकिन इसको सम्मिलित किया गया राजस्थान में। और जब इसने उस पत्र पे, जिसमें तृतीय चरण का एकीकरण किया गया, उस पत्र पे जब हस्ताक्षर किए तो एक बात कही, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, तो चंद्रवीर सिंह का ये वाक्य प्रसिद्ध है और ये कई बार प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है और पूछ सकते हैं आगे भी। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, क्योंकि ये बांसवाड़ा रियासत को भी राजस्थान में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे। ठीक है। इसके अलावा जो कोटा के भीम सिंह है, इसके अलावा जो कोटा के भीम सिंह है, उन्होंने एकीकरण से पहले एक असफल प्रयास किया था हाड़ौती संघ बनाने का। इन्होंने एक असफल प्रयास किया था हाड़ौती संघ
बनाने का ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, एकीकरण की दृष्टि से ये आरोपी संघ का निर्माण किया गया था, लेकिन ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था कोटा के भीम सिंह द्वारा। तो ये था अपना द्वितीय चरण। इसके बाद अपने पढ़ेंगे तृतीय चरण के बारे में। अच्छा, द्वितीय चरण में जो है एक तो कस्टम एवं एक्साइज विभाग। अब अपने करते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण में कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई वो अपने देखेंगे। तो अब बारी है तृतीय चरण की। तृतीय चरण, इससे पहले दो चरणों में दो संघ बन चुके थे, मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान। इस संघ का जो नाम था वो था संयुक्त राजस्थान। इस संघ का नाम था संयुक्त राजस्थान। कौन सा संघ बना? संयुक्त राजस्थान। इस संघ में इसमें जो बना वो संयुक्त राजस्थान बना। ठीक है, अब इसमें जो सम्मिलित हुआ एक तो हुआ पूर्व राजस्थान। ठीक है, पूर्व राजस्थान यहाँ पे हुआ प्लस उदयपुर। तो यहाँ पर कितनी रियासतें सम्मिलित हुई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संयुक्त राजस्थान बना तो कुल कितनी रियासतें सम्मिलित हुई थी। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, एक ऑप्शन आता है जो अपना पूछता है कि संयुक्त राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हुई। अब जैसे ऑप्शन में दे दूं इसमें 10, ठीक है, और 14, 9 या 8 ऐसे दें तो इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, कैसे? आप ये कहोगे कि मत्स्य संघ में भी 4 थी, वो इसमें नहीं जुड़ेगी, वो बाद में जुड़ेंगी, वो इसके अगले चरण में जुड़ेंगी जब अपने 5वां चरण करेंगे ना, उसमें उसको जुड़ेंगी। अब देखो 9 रियासतें तो इसमें थी और प्लस 1 रियासत इसमें थी, तो ये टोटल कितनी आएगी? 10 रियासतें। तो अगर संयुक्त राजस्थान में रियासतों के बारे में पूछा जाए तो हम कितनी रियासतें बताएंगे? इसमें 10 रियासतें। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रियासतें थी 10। यहाँ पर टोटल रियासतें थी 10। ठीक है, अब जो अपना ये संघ बना पूर्व राजस्थान, इसमें ये थी। अब जो इसकी दिनांक है, दिनांक जो इसकी थी वो थी 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। बात करें राजधानी की, राजधानी, तो राजधानी इसमें नई रियासत कौन सी सम्मिलित हुई? उदयपुर। तो इसकी राजधानी क्या थी? उदयपुर। ठीक है, अब बात करें अपने इसके प्रधानमंत्री राज प्रमुख की। राज प्रमुख, ठीक है, अगर अपने राज प्रमुख की बात करें इसके अंदर, तो राज प्रमुख इसमें कौन था? महाराणा भूपाल सिंह। क्योंकि उदयपुर सम्मिलित हुई, तो इसमें महाराणा भूपाल सिंह ने क्या किया? राज प्रमुख बने। अब उपराज प्रमुख बात करें, उपराज प्रमुख ये थे भीम सिंह कोटा के, भीम सिंह कोटा से। और इसके आगे जो भी चरण आए उसमें उपराज प्रमुख भीम सिंह ही थे। नेक्स्ट जो भी चरण थे वो भीम सिंह ही थे। अब बात करें इसमें उद्घाटन का हुआ, उद्घाटन जो हुआ वो कहाँ हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था कोटा में। उद्घाटन ये किसका हुआ था? इसका कोटा में हुआ था। लेकिन इसके जो उद्घाटन करता है, यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है उद्घाटन करता का, कि किस चरण का उद्घाटन या किस चरण की एकीकरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो वो था तृतीय चरण, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया था। अब जो ये महाराणा भूपाल सिंह थे ना, इन्होंने भी एकीकरण से पहले स्टेट यूनियन
ऑफ राजस्थान, स्टेट यूनियन ऑफ राजस्थान संघ बनाने का एक असफल प्रयास किया था महाराणा भूपाल सिंह ने। महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के थे, ठीक है। और एक चीज अपने ध्यान में, महाराणा लगने पर मेवाड़ से संबंधित होता है, महाराजा लगने पर जयपुर या जोधपुर से संबंधित होगा, ठीक है। और बीकानेर से भी संबंधित है, यानी मारवाड़ से जो संबंधित है वो महाराजा से है, और मेवाड़ से जो संबंधित है वो महाराणा से है। तो महाराणा जहाँ पर है वो हमेशा उदयपुर से होगा, उदयपुर या मेवाड़ से होगा। तो इन्होंने स्टेट यूनियन ऑफ राजस्थान नामक एक संघ बनाने का असफल प्रयास किया था। अब जब ये एकीकरण हुआ ना, तो महाराणा भूपाल सिंह ने एकीकरण से पहले, एकीकरण करने से पहले कुछ शर्तें रख दी थी। शर्तें रख दी कि अगर ये शर्तें मान्य होंगी तो ही हम तृतीय चरण में, तो ही हम क्या करेंगे, तृतीय चरण के अंदर अपना सम्मिलित होंगे, तृतीय चरण में हम सम्मिलित होंगे पूर्व राजस्थान के साथ। तो पहली जो शर्त थी इन्होंने कर दी कि मैं, यानी जो भूपाल सिंह जी थे, वो आजीवन राज प्रमुख रहूंगा, आजीवन राज प्रमुख रहूंगा। पहली शर्त ये लगा दी कि मैं तभी सम्मिलित होऊंगा जब मुझे आजीवन राज प्रमुख बनाया जाएगा। दूसरी शर्त ये कि जब तक मैं राज प्रमुख हूं, जब तक मैं राज प्रमुख हूं तब तक मेरी जो राजधानी है, तब तक मेरी जो राजधानी है वो रहेगी उदयपुर, यानी इन सभी की जो राजधानी है वो क्या रहेगी, उदयपुर रहेगी। तीसरी इन्होंने कर दी कि मुझे 20 लाख रुपए वार्षिक, 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवियस, ये पेंशन की ही एक योजना थी प्रारंभ में, प्रीवियस को पेंशन को ही कहते हैं। 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवियस देनी पड़ेगी हमेशा के लिए जब तक मैं जिंदा हूं। तो जो उदयपुर है वो संयुक्त राजस्थान में इन 3 शर्तों के आधार पर ही सम्मिलित हुआ था, ठीक है। तो जो तीसरा चरण था वो संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, ठीक है। ये टोटल मिलकर के हो जाते हैं यहाँ पर 10 रियासतें, ठीक है। अब महाराणा भूपाल सिंह जो थे, महाराणा भूपाल सिंह जो भी थे, मतलब महाराणा थे मेवाड़ के, तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा थे और राजप्रमुख थे तृतीय चरण के। ये क्या थे, एकमात्र, आगे चल के एकमात्र महाराज प्रमुख बने, एकमात्र महाराज प्रमुख बने थे। जो एकमात्र महाराज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक कुछ एक विभागों की घोषणा की गई थी, ठीक है। पहला विभाग था कस्टम विभाग, कस्टम व एक्साइज विभाग, एक्साइज विभाग, कस्टम व एक्साइज विभाग जो था वो कौन सा था, पहला विभाग था। ये कहाँ पर हुआ, उदयपुर में घोषणा की गई थी, उदयपुर में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। अब दूसरा जो आया, दूसरा इसमें जो आया वो था खनिज विभाग, खनिज विभाग, यानी उदयपुर साइड में खनिजों की भरमार है, कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये भी उदयपुर में ही घोषणा की गई कि यहाँ पर खनिज विभाग की स्थापना की जाएगी। एक तो कस्टम एक्साइज विभाग और एक खनिज विभाग, ठीक है। तो द्वितीय चरण था, यानी जो हमारा द्वितीय चरण था उसमें भी एक विभाग की घोषणा की गई थी, ठीक है। वो विभाग था वन एवं सहकारी विभाग, सहकारी विभाग। और ये विभाग कहाँ पे स्थापित किया जाना था, कोटा में। विभाग कहाँ पे स्थापित किया जाना था, कोटा के अंदर। तो ये था अपना तृतीय चरण। तो आज के लिए अपने इतना काफी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।